पे टैग लगा हुआ कि गुंडों की पार्टी है, यहाँ पर लोग कंट्रोल में नहीं रहते, दंगे कराते हैं। देखो, समाजवादी पार्टी जो गई थी वो भी इसी वजह से गई थी कि लोगों को लगा कि भाई ये जो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज नहीं करते तो भ्रष्टाचार करते हैं, इसीलिए लोगों ने योगी को इनके विकल्प के तौर पर चुना। आज भी जनता के सामने यही दो विकल्प हैं। तो जनता चूंकि योगी सरकार की सांप्रदायिकता को देखते हुए, उनकी अमीर परस्त नीतियों को देखते हुए, पिछड़े और दलितों के खिलाफ नीतियों को देखते हुए लोगों के पास यही विकल्प है कि वो समाजवादी पार्टी को और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन और छोटी पार्टियों के गठबंधन को चुने। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे डिसाइडिंग फैक्टर जो रहा पिछले चुनाव में वो रहा अति पिछड़ा वोट बैंक। और अति पिछड़ों के आरक्षण को पे जिस तरीके से इन्होंने हमला किया और जिस तरीके से उनकी वैकेंसीज के ऊपर इन्होंने कब्जा किया, अति पिछड़ों की ये बात समझ में आ गई है कि उनके वर्गीय हित जो हैं वो पिछड़े की जो पार्टी है, दलित की जो पार्टी है, उसी के साथ सुरक्षित है। इसलिए आज इस प्रदेश का जो पिछड़ा है, जो दलित है, वो बसपा और सपा की तरफ देख रहा है। और चूंकि सपा एग्रेसिव तरीके से कैंपेन कर रही है तो अब सपा एक विकल्प के तौर पर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सर, दलितों के उभरते हुए नेता चंद्रशेखर आजाद ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं सपा पर, अखिलेश पर खास। उनकी गठबंधन को लेकर के कुछ बातचीत हो रही थी, उनका आपस का मैटर है, देखो उसमें तो हमको टिप्पणी कर नहीं सकते। बाकी चंद्रशेखर भी एक आंदोलनकारी व्यक्ति हैं, एक दलितों के उभरते हुए नेता हैं, उनमें भी काफ़ी संभावनाएं दिखती हैं। वो लड़ें, कैसे करें, क्या करें, वो तो उनका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए सपा सरकार में दलितों के अधिकारों का हनन हुआ था सर, ऑन रिकॉर्ड है, आप तो जानते हैं। दलितों का तो क्या है कि दलितों के साथ तो पिछड़ी जातियां भी और अगड़ी जातियां भी उस तरह के अत्याचार करते आए हैं। लेकिन अभी जो पिछड़े हैं और पिछड़ों में भी जो अति पिछड़ी जातियां, उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनके और दलितों के, जैसा अम्बेडकर साहब ने कहा था कि इन दोनों के जो हित सुरक्षित हैं वो एक साथ होने में, एका करने में ही सुरक्षित हैं। तो ये चीजें बदल रही हैं क्या? बिल्कुल। और अति पिछड़ा बिल्कुल दलित के साथ अपने आप को एका करने के नजरिए से देख रहा। जैसा हमारे इलाके में जो गुर्जर हैं अति पिछड़े हैं और यहाँ दलित भी हैं, तो दलितों का, गुर्जरों का हर जगह पॉलिटिकल अलायंस बनता, आपस में खूब बनती है, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और वर्मा जी, हम गौतम बुद्ध नगर में बात कर रहे हैं, आप यहाँ से आते हैं। बीएसपी सरकार रही है 2007 से 12 तक। जो गुर्जर बहुल्य इलाका है हमारा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी वगैरह, बीएसपी ने सबसे ज्यादा गुर्जरों को यहाँ तवज्जो दी, मंत्री बनाए, उनको हिस्सेदारी दी सरकार में भी। लेकिन आप उनकी बात क्यों नहीं करते हैं बसपा की? बसपा जो अच्छी पार्टी यहाँ रही है। हम बहन जी हमारे इलाके की हैं, बहन जी हमारे जिले की हैं, और बहन जी जब यहाँ रही थी तो गुर्जरों को सबसे ज़्यादा तवज्जो भी उन्होंने दी थी। कुछ एक मसले मुआवजे आदि से संबंधित थे, उनमें कुछ नाराजगी किसानों की उनके साथ थी, लेकिन उसमें भी कुछ हद तक उन्होंने उसको हल करने की कोशिश की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहन जी को लेकर के लोगों में को नाराजगी है। लेकिन अभी हालात क्या है कि बहन जी जिस तरीके से उन्हें एग्रेसिव होकर के चुनाव में उतरना चाहिए, पार्टी को उतरना चाहिए, वो नहीं आ रही है। वो आती तो हो सकता है कि गौतम बुद्ध नगर में कम से कम सपा की जगह बसपा जो विकल्प बनती। पर सर, उनकी पार्टी की विचारधारा ना, वो ऐसा हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं लड़ते ना, वो संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हम सहमत हैं इस बात से। सर, जो विकास हुआ है गौतम बुद्ध नगर में, वो फंडामेंटल जो डेवलपमेंट हुआ है गौतम बुद्ध नगर में, वो बीएसपी ने किया है। आप सपा की बात करते हैं, ये तो जनपद खत्म कर दिया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा। यहाँ पर वो पंचायत चुनाव खत्म कर दिए उस सरकार के दौरान। तो आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो सरकार को? देखो, बसपा का अच्छा भी बहुत है और बुरा भी बहुत है। बुरा बताइए सर। बुरा ये था कि बसपा ने यहाँ जबरन जमीनें ली और उनको जो है रिश्वतें खा करके बिल्डरों को अलॉट कर दिया और किसानों को बड़े कम मुआवजे उसमें मिले। इसको लेकर के किसान काफ़ी बड़ी संख्या में बसपा शासन में नाराज रहे। हाँ, जैसे कुछ स्कूल उन्होंने बनवाए, कुछ अस्पताल उन्होंने बनवाए, तो उसकी सराहना आज भी लोग हमारे ज़िले में करते हैं। तो मतलब ये नुकसान ज़्यादा हुआ है? नुकसान किसानों का हुआ है। ओवरऑल डेवलपमेंट के कुछ काम उन्होंने बहन जी ने कराए, उसको आज भी लोग जो उसकी प्रशंसा करते हैं। सपा अभी तक कोई भी सीट यहाँ से नहीं जीत पाई है, इस बार उम्मीद है जीतेगी? इस बार लग रहा कि वो सपा विकल्प के तौर पर यहाँ उभर रही है। लेकिन टैग लगा हुआ है गुंडों का और ये दंगे कराती है, कैसे बचोगे उस पूरे दाग से? पुरानी इमेज, ये तो इमेज है पुरानी, और इस इमेज को सपा को जो है धो रही है। और चूंकि अखिलेश का नेतृत्व नया नेतृत्व है, पढ़ा लिखा वो है, पढ़े लिखे हैं वो, और मुझे लग रहा कि आने वाले दिनों में अखिलेश शायद इस छवि को बदल पाने में कामयाब होंगे। सर, एक आरोप और लगता है सपा पे कि यहाँ 4.5 मुख्यमंत्री रहते हैं सपा सरकार में। वो
तो उनके परिवार के झगड़े थे, अब तो वो है नहीं, खत्म हो गए। वो तो वर्चस्व की लड़ाई थी, अब तो एक ही नेतृत्व है, उन्हीं के नेता हैं, वो अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही सपा आगे बढ़ेगी। लेकिन गौतम बुद्ध नगर जो कुछ हिंदू हैं, दादरी स्पेशली, जहाँ गुर्जरों की राजधानी भी कहा जाता है दादरी को, वहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे सपा की सरकार आती है हम होली नहीं मनाते, और जबकि मुसलमान हैं वो सड़क पर खुलेआम नमाज पढ़ लेते हैं, ये सपा सरकार में होता है। ये सब अफवाहें हैं। अभी जो अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा वो उपेक्षित महसूस कर रहा है उत्तर प्रदेश में, और इन तीनों तबकों को ये बात समझ में आ गई है कि उन्हें एक करने में और धर्म की लड़ाई से बचने में और जाति की लड़ाई से बचने में ही फायदा, क्योंकि धर्म की और जाति की और क्षेत्र की लड़ाई लोगों की एकता को खंडित करती है, उन्हें नुकसान करती है। लेकिन सर जो सपा सरकार रही थी 12 से 17 तक, उस दौरान जो दलित आरक्षण का जो प्रमोशन का बिल था वो समाजवादी सांसद ने फाड़ा था लोकसभा में। उनको जो दरोगा थे दलित उनको सिपाही बना दिया गया था, एसडीएम को तहसीलदार बना दिया गया था। तो ये जो मामले हैं, समाजवादी पार्टी को दलित क्यों वोट देंगे? क्या उनको पता नहीं है कि तुम्हारा नुकसान करेगी समाजवादी पार्टी? प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे का जो मसला था उसमें क्या क्या जो घटनाएं घटी, वो आपकी बात ठीक हो सकती है, उसमें मुझे संपूर्ण जानकारी नहीं है। लेकिन एक जानकारी मुझे है कि अभी जब से बीजेपी सरकार आई है तब से उन्होंने जो अब मेरिट लिस्ट बनती है, पहले जो मेरिट लिस्ट बनती थी अगड़ों की, पिछड़ों की, तो पिछड़ों की जो मैं फाइट करके अगड़ी लिस्ट में आते थे, जनरल लिस्ट में आते थे, तो उन्हें जनरल में ही कंसीडर करते थे। अब यदि आपने कॉलम पे एससी कर दिया या ओबीसी टिक कर दिया तो फिर आपको उसी कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, भले ही आपके नंबर जनरल लिस्ट में फाइट करने लायक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 27% और 21% पे इनको समेट दिया, जबकि इनकी संख्या 80% है, और आरक्षण जो है जिनको आरक्षण नहीं है उन्हें 50% अलग से दे दिया। तो ये आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। और एक बड़ी घटना जो आप देख रहे हैं अब उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में, कि LIC हो, बैंक हो, BPCL हो, HPCL हो, एयर इंडिया हो, तमाम जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं जिनमें दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिलते थे, वो बड़ी पूंजीपतियों को दे दिए गए हैं या दिए जाने की प्रक्रिया में हैं। इसका नतीजा ये होएगा कि जो आरक्षित पद हैं उनकी संख्या और कम हो जाएगी। लेकिन सर ओबीसी कहीं जो आंदोलन नहीं कर रहा अपने आरक्षण को लेकर के लिए, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, पंचायत चुनाव में आरक्षण खत्म कर दिया ओबीसी का, किसी ने आवाज नहीं उठाई है। चंद्रशेखर गए थे खुद वहां पर मध्य प्रदेश में, एक भी ओबीसी भी नहीं जोड़ उनके साथ में। बिल्कुल, ओबीसीओं को अब इस बात का एहसास होने लगा, चूंकि एससी जो तबका है उसमें वो अति पिछड़ों से ज़्यादा जागरूकता उनमें हमेशा से रही है, और हम इस बात को स्वीकार भी करते हैं, मानते भी हैं, सराहना भी करते हैं और इस बात की प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन अब उसी लेवल की जागरूकता पिछड़ों में भी आने लगी है, और वो भी अपने अधिकारों को और हकों को लेकर के सचेत होने लगे हैं। जो बीजेपी के मंत्री हैं या विधायक हैं वो सब दलितों के घर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इस पूरी इनकी जो साजिश चल रही है किस तरह से देखते हैं उसको? ये अब दलित इतना भोला नहीं है। दलित को जो है अम्बेडकरवादी हो गए हैं दलित, और अम्बेडकर की विचारधारा को समझ गए हैं। दलितों को पता कि इस देश की धरती में, इस देश की नौकरी में जब तक उसे उसका हक नहीं मिलेगा तब तक वो जो पिछड़ा ही रहेगा, नीचे रहेगा। तो इसलिए दलित जो है अपने हकों के प्रति जागरूक है। रोटी खाने से कोई किसी दलित का भला नहीं होना, दलित का भला होना कि उसकी मजदूरी बढ़े, न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ें, उनको ज़मीनें मिलें, उन्हें इंसानी दर्जा मिले, हर जगह उन्हें जो इज्जत के साथ उनके साथ पेश आया जाए। ये मुख्य सवाल है। अब दलित को आप बहका नहीं सकते कि मैंने खाना खा लिया, खाना खा लिया, तुम कोई मसीहा हो मत खाओ खाना। भाई हमें नौकरी चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, ये चाहिए हमें। जो पार्टी ये देवेगी, जो नेता ये देवेगा, उसके साथ दलित है। कृषि बिलों को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान काफ़ी नाराज है, और कोविड महामारी के दौरान जो बद इंतजामी हुई है जिसमें लोग बड़ी संख्या में मरे हैं, उस वजह से भी लोग नाराज हैं। और आज ही ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है कि अभी उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश के बारे में आई है वो, कि विश्व असमानता रिपोर्ट के हिसाब से भारत में जो 80% लोग हैं वो बेहद गरीब हुए हैं। 5 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो इसी दौरान गरीबी रेखा के नीचे गए हैं, और जो भारत में अरबपति हैं उनकी संख्या 102 से बढ़ के 142 हुई है, और उनके पास जो संपत्ति है वो देश की कुल संपत्ति का 57% है, और नीचे के जो 50% लोग हैं उनकी देश की संपत्ति का केवल 7%। तो मतलब अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहा है, गैप बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल। और उसमें एक तथ्य ये भी बताया उन्होंने कि इतनी संपत्ति कोविड के दौरान अरबपतियों की बढ़ी है, $7.5 अरब के करीब,
कि उससे जो अगले 25 साल तक भारत के सभी युवाओं को आप जो शिक्षा दे सकते हैं लेकर के स्कूल की और कॉलेज की। तो जो हालात हैं देश के वो इतने ख़राब हैं और इनके खिलाफ इतनी ज़्यादा नाराज़गी लोगों के अंदर है कि लोगों की तनख्वाहें कम हो गई हैं, उनकी नौकरियां चली गई हैं। 28% तो महिलाएं बेरोजगार हुई हैं। जो ये महिला सशक्तिकरण का नारा देते हैं, तो आप ये देखो कि देश का जो अधिसंख्य तबका है, जो मजदूरी करता है, जो खेती करता है, उसकी हालत बद से बदतर हुई है और अमीरों की संपत्ति दोगुने से भी ज़्यादा हुई है। ये सवाल है सरकार की पॉलिसीज़ का। तो सरकार ने जो मजदूरों से संबंधित कानून है उनमें ढील दी है। अब कोई भी फैक्ट्री मालिक किसी भी मजदूर को कभी भी रख सकता, कभी भी निकाल सकता। यूनियन वो नहीं बना सकते। जब वो यूनियन नहीं बनाएंगे तो फिर वो अपनी उनकी जो क्षमता है सौदा करने की वो प्रभावित हो रही है। जो सामाजिक सुरक्षा है वो पहले से ही नहीं है। तो इन तमाम तथ्यों के मद्देनज़र मजदूरों की हालत और ख़राब हुई है सरकार की नीतियों के चलते, और अमीरों की स्थिति बेहतर हुई है। कॉरपोरेट टैक्स जो पहले 30% हुआ करता था, अभी 25% है। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो डीजल के ऊपर है, पेट्रोल के ऊपर है, उनको बेतहाशा उसमें जो वृद्धि हुई है और इस कारण लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो घटी है। सब चीज़ों का फर्क पड़ेगा आने वाले चुनावों में? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं उसमें जो समीकरण निकल कर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अच्छी स्थिति में यहाँ है, लोकदल समाजवादी जो गठबंधन है वो अच्छी स्थिति में यहाँ है, और ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं कि बीजेपी को ये गठबंधन हरा देगा। सर, जो आपने मुद्दे बताए हैं, ये चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी है, श्रम कानून है, किसान है, ये चुनाव में ये मुद्दे होते हैं क्या? बिल्कुल है। अब की बार ज़्यादा है, क्योंकि अब की बार लोगों को महामारी ने ये एहसास कराया कि इस देश में मंदिर की बात हो चाहे मस्जिद की बात हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके पड़ोस के अस्पताल, उनकी हालत अच्छी होनी चाहिए। अभी देखो ना, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में तमाम पद डॉक्टरों के खाली पड़े हैं, बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, जो नॉन डॉक्टर स्टाफ है नर्सिंग वगैरह के वो सब पद खाली पड़े हैं। तो लोगों को ये एहसास हुआ कि भाई ये जो हवाई मुद्दे हैं इनसे काम नहीं चलेगा, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन्हें जो सरकार बहाल करेगी, जो देगी, उसी से काम चलेगा। सर, किसानों के बड़े नेता हैं नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, उन्होंने पहले सपा लोकदल का गठबंधन का ऐलान किया और फिर बाद में यू टर्न ले लिया। कैसे देख रहे हैं सर उसको? उनका कोई पॉलिटिकली लोग उन्हें बहुत सीरियस नहीं लेते, और वो एक किसानों के लीडर हैं। किसानों का जो आंदोलन था उसमें उन्होंने शिरकत की थी। उनके अलावा हमारी जो किसान सभा है और बहुत सारे देश भर के जो पंजाब की हमारी यूनियन है, जो लेफ्ट की यूनियन है, कम्युनिस्ट पार्टी की यूनियन है, उनकी वही इसकी धुरी थी और उन्हीं के इर्द गिर्द ये आंदोलन था। उसमें ये भी पार्टिसिपेंट थे। तो इनके कुछ करने से या नहीं करने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल विकल्प वो नहीं है। पॉलिटिकल विकल्प जो है वो आज के दिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लोग देख रहे हैं और उसी को पॉलिटिकल विकल्प के तौर पर बीजेपी के अगेंस्ट लोग देखते हैं। वो समर्थन कर दें ना कर दें उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। पर कहा जा रहा है यूपी में तो प्रभाव पड़ेगा ना इनसे। ऑलरेडी किसान नाराज है, और जब नाराज है तो वो बीजेपी के खिलाफ नाराज है, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है। तो वो जो उसके खिलाफ जो पार्टी जीतती दिख रही है उसी को लोग वोट देंगे। और अब कह रहे हैं कि वो मथुरा की बारी है, वो कितना इम्पैक्ट डालेगा चुनाव पर? देखिए, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, उनको बहकाने की चीज़ें हैं। अब जनता बेवकूफ़ नहीं बनने वाली, क्योंकि बहुत बना लिया आपने इस समय। इन पिछले जो बताइए ना अभी, आप देखिए पिछले कोविड ने बहुत कुछ सिखाया। पहले क्या चलता रहा वो अलग चीज़ नहीं है। आज सही में समस्या है महंगाई की। आज आम आदमी अपना कुछ भी नहीं कर पा रहा। डीजल का वो रेट है, किसान की ज़मीन खाली पड़ी हुई है, वो डीजल लेके उसमें अपना खेती नहीं कर पा रहा उसमें। लेकिन सर, जो यूपी में चुनाव होता है वो हिंदू मुस्लिम जात के आधार पर वोट पड़ता है, वो होता रहा। इस बार नहीं है, इस बार मुद्दा दूसरा है। ये चुनाव एक बहुत ही एक्सक्लूसिव चुनाव होगा इस बार, आप देखना। योगी जी तो कह रहे हैं 80-20 की लड़ाई है। योगी जी के कहने से क्या है, योगी जी कुछ क्या है ना, वो तो अपने लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जनता बताएगी ना क्या है। मैंडेट होता जनता से। योगी जी को भी जनता लेके आई, और दूसरा चुनाव इस बार चुनाव में जो आएंगे वो भी जनता लेके आई। और जनता की इस बार इतनी बुरी हालत करी है। आप देखिए, सरकारी वैकेंसियाँ निकाली, कॉलेजों में, स्कूलों में वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। सारे डिपार्टमेंट, अस्पतालों, कोई तो डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पर वैकेंसी ना हो। लेकिन सर, जो सरकार धर्म को तो मजबूत कर दिए ना, खासतौर पर हिंदू धर्म को। धर्म से क्या होता है? धर्म आपका एक व्यक्तिगत राय है, ठीक है। आप पूजा करते हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, ये धर्म, उससे किसी को रोजी रोटी नहीं मिलती।
ना सरकार चल सकती इससे। लेकिन ये व्यक्तिगत 1-2 चुनाव के लिए हो सकता है। धर्म से सरकार तो चल रही है ना, सरकार बन भी रही है, चल रही है वो, कभी कभी चांस बन जाते हैं, हर बार नहीं लगता है कि ऐसा नहीं। इस बार मुद्दे हैं, इस बार दूसरे। पिछले चुनाव हुए थे कल हालात में हुए थे, आज हालात एक दूसरी है। आज बेरोजगारी है, महंगाई है, आदमी के पास में कुछ काम करने को नहीं है, एक दूसरे से जाने के लिए नहीं है, तो वो उन चीज़ों को देख रहा है। लेकिन सर जो बहुत बड़ा तबका है हमारे देश में, जो हिंदू लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि योगी सरकार में हमें एक तो सुरक्षा मिल रही है खासतौर पर महिलाओं को, और एक जो कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत मजबूत है, और एक जो कानून का राज चल रहा है। बेशक बेरोजगारी है, थोड़ी महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें एक सुरक्षित माहौल मिल रहा है। ये सरकार की विज्ञप्ति है। बाकी अगर आप सही देखें, आप पत्रकार हैं, बाकी अब देखो कि इसमें क्या हो रखा है। पुलिस निर्णय को सोच रही है, ठीक है, पुलिस जो चाह रही है वो कर रही है, तो कानून व्यवस्था का आप रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हो, तो ये कानून कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब दिखावा हो रखा। इसी सरकार में सारे फेक एनकाउंटर हुए, इसी सरकार में दलितों के साथ में बलात्कार भी करे जा रहे हैं, उन्हें मार के जिंदा जलाया जा रहा, तो कहाँ कानून व्यवस्था करे हो? मर्डर कहाँ रुके? वो सारी व्यवस्था आपने एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जो झूठा लोगों को बहका रहे हो आप खाली। लेकिन सर जो अगर फिगर देखे जाएं सपा सरकार के और भाजपा सरकार के, 106 दंगे हुए थे समाजवादी सरकार में, दंगा तो नहीं हो रहा है ना, अपराध भी कम हुआ है सपा सरकार की अपेक्षा। नहीं, ये तो फैक्ट देखो आप, रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं है। आप कोर्ट के हमारे देखे, हमारे यहाँ कभी कम नहीं हुआ जितना पहले। 2013 का दंगा याद है आपको? बिल्कुल याद है, समाजवादी सरकार बिल्कुल याद। लेकिन सरकार को अगला वो क्यों हुआ बताइए आप, उसके पीछे जाइए ना। हाँ, आप हिंदुस्तान के कानून में रह रहे हो, पहली बात तो ऐसी कोई घटना थी तो उसका आप इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट कराओ ना उसकी। आपको किसने राइट दिया आप जाके मार दोगे किसी को? आप बताओ ना। गौवध अधिनियम है आपके पास में, आप जाके पुलिस में रिपोर्ट कराओ, पुलिस काम करती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता। आपको क्या पता बीफ था या क्या था, वो आपने लिया और एक सुबह पे जाके किसी को मार दिया। किसने राइट दिया? ये हिंदुस्तान है, ये संविधान से चलना चाहिए, ना कि आपकी इन भावनाओं पे। और ये इसीलिए हम इसके खिलाफ हैं, और ये नहीं होना चाहिए। धर्म ये गलत कर रहा है, जो एक जबरदस्ती की किसी को जाके आप इस वजह से मार दो सिर्फ कि उनके घर में गाय का मीट है। आप उसको इन्वेस्टिगेट करो, रिपोर्ट कराओ। पुलिस का क्या काम फिर बताइए आप अपने हाथ में कानून ले लेंगे क्या? यानी देश को आप अपने तरीके से चलाएंगे? ये गलत है।